अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी, इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन बल्कि आज आगाज़ होने वाला ये सारा हफ्ता हम सब के लिए खैर आफियत का बाइस बनेगा। अपने प्रोग्राम में हस्ब रिवायत हस्ब मामूल वो ख़बरें जो आम तौर पर आपके सामने नहीं रखी जाती हैं आज भी हम शेयर करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से सोहेल इकबाल भट्टी, अजहर जतोई और इकराम होती हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ मुल्तान से ज़हीर अब्बास हैं, कराची से वहीद राजपर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले भट्टी साहब आपकी तरफ आएंगे। जो पहली खबर आज आप हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के अवाम में ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर के जो अमराज हैं वो हम देख रहे हैं आए दिन पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनमें इसकी तशख़ीस हो रही है, लेकिन महंगा तरीन इसका इलाज है। और अब पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से बाकायदा तौर पर इसके लिए प्लान तश्कील दिया गया है। बताइएगा इस प्लान में कैटेगरी क्या है, मेरिट लिस्ट क्या है और तरीक़ाकार क्या होगा। और एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि बैतुल माल का जो तरीक़ाकार है इससे पहले वो इतना फ्रेंडली नहीं है, पेचीदा रहा है। इसको अवाम दोस्त बनाने के लिए इस प्लान में क्या कुछ है? फैसल देखिए, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि कैंसर से मुतल्लिक, कैंसर से बचाव, कैंसर की तशख़ीस और इसके इलाज मुआवजे से मुतल्लिक शऊर व आगाही में इजाफा किया जाए। इस हवाले से हम देखते हैं कि इस मौके के ऊपर पाकिस्तान बैतुल माल जो न सिर्फ मुख्तलिफ अमराज के शिकार जो ऐसे गरीब लोग हैं जो अपने इलाज मुआवजे के लिए जो खर्चात वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए माली मावनत तो मुसलसल फराहम कर रहा है। लेकिन हम कैंसर के मरीज़ों की बात करें तो एक ऐसे मखसूस पेशेंट होते हैं कि उन्हें एक मुकर्रर वक्त के ऊपर अगर उन्हें इलाज मुआवजे के लिए रकम दस्तियाब न हो, उनका इलाज मुआवजा ना मिल, उनका इलाज ना हो सके तो उनके लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाती है और फिर इलाज होना भी तकरीबन नामुमकिन बन जाता है। तो लिहाजा इस मामले के अंदर ऐसे इकदाम करने की ज़रूरत थी कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल के अंदर ऐसे गरीब लोग जो कैंसर के इलाज के लिए खर्चात खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते और अगर वो पाकिस्तान बैतुल माल से माली इमदाद हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें बर वक्त माली इमदाद मिल सके ताकि उनका इलाज मुतासिर न हो। इस हवाले से सरकारी सेटअप के अंदर चूंकि काम करता है पाकिस्तान बैतुल माल, तो एक लेंथी प्रोसेस था जिसकी वजह से मरीजों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब MD पाकिस्तान बैतुल माल ओन अब्बास बप्पी साहब ने इस हवाले से खसूसी प्लान तश्कील दिया है, जिसके मुताबिक जो दीगर मरीजों के साथ साथ जो कैंसर के मरीज़ हैं उनकी माली इमदाद किसी सूरत नहीं रुकनी चाहिए। और उसके साथ जैसा कि आलमी एक इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 3 लाख से ज़ायद कैंसर के पेशेंट सामने आते हैं, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक पंजाब से है। और इस हवाले से पाकिस्तान बैतुल माल ने एक स्टडी की और इस बात को इंश्योर करने की कोशिश की गई कि वो पाकिस्तान के गरीब इजला जहाँ जो पसमानदा तरीन इजला हैं, जहाँ पे लोग अपने इलाज मुआवजे के लिए खर्चात बर्दाश्त नहीं कर सकते, खसूसन कैंसर के मरीज़, उनकी एक प्रायोरिटी लिस्ट तश्कील दी गई है उन 22 से ज़ायद इजला की, जिनके इजला के मरीज़ों को जब वो पाकिस्तान बैतुल माल से रब्ता करें तो उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर उन्हें माली इमदाद मिल सके। इस वक्त जो हमें अदाद शुमार हासिल हुए हैं पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से अब तक कैंसर के 6158 मरीज़ों के इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों को, जिसके अंदर इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान के हॉस्पिटल शामिल है। यहाँ पर जो गरीब मरीजों का जो इलाज हो रहा था वहाँ पर इन ऐसे मरीजों को अब तक 5 अरब 87 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। और इस सिस्टम को रवा माली साल के दौरान, ये सितंबर के बाद अगर हम बात करें, पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से इस सिस्टम को मजीद समूथ किया गया है। और सिर्फ गुज़श्ता 5 माह के दौरान कैंसर के मरीजों के लिए, गरीब मरीजों के लिए पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से 58 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। और इसके अलावा ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से अब तक 14,88,000 ऐसे गरीब जो मुस्तहिक जो मरीज़ थे उनमें उनके मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए 12 अरब 35 करोड़ रुपए उन रकम इनमें डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो इस हवाले से पाकिस्तान बैतुल माल की काविशें जारी हैं, खसूसन जो कैंसर के मरीज़ हैं उनकी न सिर्फ बर वक्त अगर तशख़ीस हो तो उन्हें इलाज मुआवजे के लिए माली मावनत के हवाले से उन्हें किसी मुश्किलात का सामना न करना पड़े, इस हवाले से एक वाज़े तौर के ऊपर एक सिस्टम तश्कील दिया गया। इस हवाले से हम बात करें जहाँ पर हमने बात की कि वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक जो वर्ल्ड रिपोर्ट सामने आई थी कि पंजाब के तकरीबन 3 लाख मरीजों ऐसे मरीज़ जो 3 लाख ओवरऑल पाकिस्तान के मरीज़ है कैंसर के, उसमें से बेशतर की तादाद पंजाब से उनका ताल्लुक है। अगर उन पंजाब के ताल्लुक रखने वाले मरीजों की बात करें तो पंजाब के बेशतर अजला जो जनूबी पंजाब पर मुश्तमिल है, वहाँ पर ऐसे मरीजों को जिसके अंदर कैंसर के मरीज़ भी शामिल थे और दीगर अमराज के मरीज़ भी शामिल थे, उन्हें मुकर्रर वक्त के ऊपर इमदाद नहीं मिल पाती। एक बहुत बड़ा अलमिया था। और उसके बाद इस्लामाबाद या लाहौर का स्पेशली पाकिस्तान बैतुल माल का जो उनका रीजनल ऑफिस था, वहाँ पर केसेस को डील किया जाता था। पर सादकाबाद के अंदर, रहीम यार खान के अंदर
मुजफ्फरगढ़ के अंदर अगर किसी मरीज को माली मदद की ज़रूरत है तो उसको लाहौर के बैतुल माल के रीजनल ऑफिस से रजू करना पड़ता था। बेशतर केसेस के अंदर मरीजों को लाहौर जाना पड़ता था और उसके बाद जो सरकारी एक तरीक़ेकार है, एक लेंथी प्रोसेस, उससे गुजरने के बाद उन्हें माली इमदाद का हसूल उनके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाता था। इस सिलसिले के अंदर भी पाकिस्तान बैतुल माल के मौजूदा MD ओन अब्बास बप्पी साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि वो पंजाब के अजला जो पसमानदा तरीन अजला हैं, साउथ पंजाब के अंदर वो फॉल करते हैं, ऐसे मरीजों को इलाज मुआवजे की बर वक्त उनके माली मदद करने के लिए उन्होंने फैसला किया और मुल्तान के अंदर एक रीजनल पाकिस्तान बैतुल माल का एक सेटअप रीजनल ऑफिस कायम कर दिया गया है, जिसके ज़रिए से अगर हम बात करें सादकाबाद से लेकर अगर जो साउथ पंजाब के जितने पसमानदा तरीन अजला के लोग हैं, अब उन्हें लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें लाहौर के बैतुल माल के रीजनल ऑफिस से रजू करने की ज़रूरत नहीं है। मुल्तान में ऐसे गरीब लोगों के इलाज मुआवजे के लिए उन्हें माली इमदाद फराहम करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इसके साथ साथ जो चंद मजीद नई कोशिशें की जा रही है कि पाकिस्तान बैतुल माल को उसको एक मजबूत समाजी एक इदारे के तौर के ऊपर, फलाही इदारे के तौर के ऊपर सामने लाया जाए, जहाँ पर लोगों को, गरीब लोगों को इलाज मुआवजे के लिए उनकी सहूलियात फराहम की जा सके। चूँकि हम देखते हैं कि हमारे जो सरकार पब्लिक सेक्टर के अंदर हमारे हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि इलाज मुआवजे की सहूलियात उस म्यार की नहीं है जो गरीब लोगों के भी इलाज मुआवजा वहाँ पर हो सके। सरकारी हॉस्पिटल हम बेशतर देखते हैं, अगर इस्लामाबाद के एक दो हॉस्पिटल्स को हम अलग कर लें तो दीगर सूबों के अंदर कायम जो हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशली जो दूर दराज इलाकों में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर या हॉस्पिटल वाक़ हैं, वहाँ पर उन्हें इलाज मुआवजे की मुकम्मल सहूलियात मुयस्सर नहीं है। चेकअप की हद तक फैसिलिटीज़ ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन अगर जब अद्वियात की बात करें, महंगी अद्वियात हैं, उन बेशतर गरीब लोग जो अद्वियात खरीदने की इस्तात नहीं रखते, वो सकत नहीं रखते, उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो एक ऐसे मौके के अंदर जब सरकारी हॉस्पिटल के अंदर आवाम को सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क की एक कंप्लीट प्रोटेक्शन हासिल नहीं है, तो पाकिस्तान बैतुल माल एक ऐसा इदारा है जहाँ पर गरीब लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियात दस्तियाब होती है। सिर्फ इदारे को मज़ीद मरबूत और मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है ताकि कम वक्त के अंदर ऐसे लोगों को इलाज मुआवजे के लिए माली इमदाद मुयस्सर हो सके। जी ठीक, भट्टी साहब, बहुत डिटेल में आपने बताया और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बड़ी अच्छी खबर है। पाकिस्तान बैतुल माल की जानिब से कैंसर के गरीब मरीज़ों के लिए एक प्लान तश्कील दिया गया है और उम्मीद ये कर रहे हैं, हम तवक्को ये कर रहे हैं कि इस प्लान के बाद जब इस पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा तो वो बहुत से मरीज़ जो कैंसर के मर्ज़ की वजह से इस वक्त मुसीबत में हैं, उनकी मुसीबत का कुछ अजाला हो सकेगा। अब वहीद राजपर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद, आपकी तरफ आते हैं। नैब ने बिल आखिर महकमे बल्दियात मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी हैं। वैसे तो बहुत लंबे किस्से हैं महकमा बल्दियात सिंध के, KMC के, बाकी इदारों के, लेकिन ये जो तहकीकात हैं किस हवाले से की जा रही हैं, ज़रा बता दें। देखें फैसल साहब, ये महकमा बल्दियात सिंध की ये नैब की जानब से तहकीकात शुरू की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है बल्दियाती इदारों पर कि इन्होंने जो इनके तरक्याती फ़ंड्स थे, गैर तरक्याती फ़ंड्स थे, भर्तियाँ की गई, उस मद में जो है जो करप्शन की नज़र रकम हुई वो मनी लॉन्ड्रिंग की गई। बैरून मुल्क मुख्तलिफ TMAs हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और DMCs के जो है अफसरान मुलविस हैं, उसमें उन पर इल्ज़ाम है, शिकायतें आई हैं नैब कराची को, जिसके बुनियाद पर जो है नैब की जानब से ये तहकीकात का जो है आगाज़ किया गया है। इसमें शुरुआती तौर पर जो है वो एक TMA है रोड़ी और दूसरा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सांगड़ के अफसरान के ख़िलाफ़ जो है वो तहकीकात का आगाज़ किया गया है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है ये जो इंक्वायरी नैब की जानब से शुरू की गई है, जिसमें नैब कराची ने सेक्रेटरी बल्दियात से ये इस सिलसिले में तमाम के तमाम जो दस्तावेज़ात हैं, सबूत हैं, उस हवाले से रिकॉर्ड है, तो मांग लिया गया है कि इस सिलसिले में हमें रिकॉर्ड दिया जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग पर जो मुख्तलिफ इल्ज़ाम अफसरान पर जो इल्ज़ामात हैं वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड मुहैया किया जाए। इस सिलसिले में जो नैब की जानब से इंक्वायरी थी उसको तहकीकात में तब्दील किया गया है। नैब की जानब से इस तमाम जो भर्तियों का रिकॉर्ड है वो मांगा गया है। गैर तरक्याती फ़ंड्स का जो इस्तेमाल है उसके सिलसिले में भी रिकॉर्ड मांगा गया है। तरक्याती स्कीम की मद में जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम की मद में जो बजट रखा गया था डिस्ट्रिक्ट के लिए वो भी रिकॉर्ड मांगा गया है कि वो फंड्स कहाँ खर्च हुए। तो रोड़ी में जो TMA रोड़ी में 250 से ज़्यादा जो है गैरकानूनी भर्तियाँ हुई, वो शिकायतें जो नैब को मौसूल हुई हैं
कि वो जो जाली भर्तियाँ हुई उनसे रिश्वत लेकर मुख्तलिफ मुलाजिमीन भर्ती किए गए, वो रकम जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुई। इसी तरह जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सांगड़ में 190 के जो मुलाजमीन हैं वो भर्ती किए गए, उस पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो रिश्वत ली उस पर वो मनी लॉन्ड्रिंग की गई। दूसरी जानब जो है बल्दियाती इदारों की जो बजट है 1 खरब से ज़ायद है सिंध के जो बल्दियाती इदारे, तो वो भी ये सालों से जो है वो बजट इनको जारी होता है, लेकिन कहीं पर भी जो है शिकायतें हैं कि सही तरीके से सफाई सुथराई नहीं होती। दूसरे जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो सही नहीं है। इसी तरह जो है डेवलपमेंट की मद में जो है इनको 25 अरब रुपए से ज़ायद की रकम जो है एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में रखी गई है। तो बल्दियाती इदारों को सालों से ये भी इस मद में भी हर साल बजट ये मिल रहा है, तो इस पर भी जो शिकायतें हैं कि सही तरीके से काम नहीं हुआ है सिंध भर में। तो 30,000 से ज़ायद भी दूसरे बल्दियाती इदारे हैं जहाँ पर गैरकानूनी भर्तियाँ हुई हैं, तो इन पर भी नैब इसकी भी तहकीकात कराए। लेकिन ये शुरुआती तौर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतें मौसूल हुई हैं वो रोड़ी और सांगड़ में हुई हैं कि इन अफसरान ने जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है। जी सही। अच्छा वहीदाद पर बताइए कि महकमे बल्दियात का सालाना मजमूई बजट कितना है और नैब की जानिब से गुज़श्ता कितने सालों का रिकॉर्ड तलब किया गया है? बड़ी साहब देखिए, मैं जिक्र कर चुका कि जो गैर तरक्याती इनके अखराजात हैं वो 1 खरब से ज़ायद है बजट में जो मुख्तस हैं। दूसरी जानब जो है तमाम के तमाम बल्दियाती इदारे जो हैं उसमें 25 अरब रुपए से ज़ायद का तरक्याती डेवलपमेंट की मद में जो है उनको ये बजट मिलता है। इसी तरह पैकेजेस मुख्तलिफ दौर में अनाउंस हुए। साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह के दौर में मुख्तलिफ पैकेजेस हैदराबाद को मिला, जैसे कराची दही कराची को मसलन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची को, मलीर के इलाकों को जो है लियारी में पैकेज दिया गया। दूसरी जानब जो है सक्खर को पैकेज दिया गया था, मीरपुर खास को मुख्तलिफ वो भी अरबों रुपए में उनकी कास्ट जो थी स्कीमों की, पैकेज जो स्कीमों के लिए रखे गए अरबों रुपए थे। तो इसी सिलसिले में वो माजी में तो बड़े जो है फंड्स खर्च हुए हैं। आरओ प्लांट्स की मद में इनको जारी हुए पैसे अरबों रुपए का इनका बजट है, जिस पर जो है वो सही तरीके से खर्च नहीं हुए हैं। तो ये इसकी भी जो है वो तहकीकात नैब की जानब से की जा रही है कि हज़ारों की तादाद में जो मुलाजमीन भर्ती हुए उसमें 62 अफसरान हैं महकमा बल्दियात के, जिनके खिलाफ भी तहकीकात नैब में चल रही है। अच्छा इस बात पर यह भी बताइएगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अगर बात करें कि बल्दियाती इदारों के अफसरान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की भी तहकीकात का आगाज़ किया गया, कुछ अंदाज़ा है कि कितनी रकम की मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ शिकायत मौसूल हुई है? नैब को इस बात का अंदाज़ा है कि मुख्तलिफ बल्दियाती इदारों के अफसरान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं और उसका हुजम कितना हो सकता है? बड़ी साहब देखें, इनको बजट अरबों रुपए में जारी हुए हैं, तो अभी शुरुआती मरहले में ये तहकीकात है। इनको अभी तक रिकॉर्ड के लिए नैब की जानब से लेटर लिखे गए हैं कि हमें रिकॉर्ड दिया जाए, अंदाज़ा लगाएं कि कितनी जो है मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो इस सिलसिले में जो है हो सकता है FIA से भी इस सिलसिले में मदद जो है मांगी जाए, लेकिन नैब की जानब से अभी शुरुआती जो है ये तहकीकात जारी है, रिकॉर्ड तक ही अभी इसमें पेशरफ्त हुई है। तो इनको कोई तस्दीक नहीं हुई है, अभी तक शिकायतें ही हैं कि इनमें बल्दियाती इदारों जो रकम उनको जारी हुई थी, सरकारी फंड्स जारी हुए थे, वो करप्शन के नज़र हुए, वो रकम बैरून मुल्क जो है मनी लॉन्ड्रिंग की गई। तो अभी इस नैब की जानब से सेक्रेटरी बल्दिया को इस सिलसिले में लेटर मांगा गया है, मुख्तलिफ अफसरान को लेटर लिखे गए हैं कि हमें रिकॉर्ड दिया जाए जो आपने फ़ंड्स खर्च किए, कहाँ खर्च हुए हैं, डिटेल पूरे मांगे गए हैं, मुलाजमीन के डिटेल मांगे गए हैं। तो इस सिलसिले में अभी तक शुरुआती तौर पर जो है ये रिकॉर्ड मांगने तक की ये तहकीकात अभी जो है वो चल रही है। आम पेशरफ्त अभी तक कोई नहीं हुई है। एक और इंतहाई अहम मामला पाकिस्तान में तवानाई बहरान एक बड़ा मसला। फिर बिजली की जब बात की जाए तो रिकवरी बहुत बड़ा मसला है बिजली के महकमे के लिए कि कैसे जो बिजली सर्फ होती है उस पर जो बिलिंग होती है वो पैसे वसूल किए जाएं।
जतोई साहब, आपकी खबर है, आप बता रहे हैं विफाक समेत अब चारों सूबे फिर आज़ाद कश्मीर, ये कुल मिला के कोई 1.5 खरब रुपए से ज़ायद बनते हैं जो नादहिंदा निकले हैं बिजली के शोबे के। रिकवरी की बातें उमर अयूब साहब ने बहुत की हैं। मौजूदा हुकूमत का तरीक़ाकार क्या है ये पैसे वसूल करने के लिए? जी, इस वक्त जो हमारे पास अदाद शुमार आए हैं 31 दिसंबर 2018 तक, जो मुल्क भर के जो बिजली के नादहिंदा हैं जिसमें वफाकी हुकूमत, आज़ाद कश्मीर और चारों सूबे हैं, वो 1.5 खरब रुपए के करीब नादहिंदा हैं जो कि बिजली के नादहिंदा हैं, जिसकी तफसील इस तरह से है कि चारों सूबे जो हैं वो इस वक्त 28 अरब रुपए के नादहिंदा हमें नज़र आ रहे हैं, जिनमें पंजाब 6 अरब के करीब है, सिंध 8.25 अरब, KP के 2 अरब, जबकि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का हालांकि छोटा सूबा है उसके पास वसाइल भी हमें कम नज़र आते हैं, वो इन सूबों में सबसे बड़ा नादहिंदा है जो कि 14 अरब रुपए बनते हैं। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर और वफाक के पास भी नादहिंदगी की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसमें 10 अरब रुपए वफाक के जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो नादहिंदा हैं, और उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के पास जो इस वक्त बिजली के बकायाजात हैं वो 1 खरब और 12 अरब रुपए से ज़ायद के सामने आ रहे हैं। अब हुकूमत ने यह प्लान बनाया है कि इनकी जो है रिकवरी के लिए भी इक़दाम उठाए जाए। इस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर भी किया गया, हिदायत भी दी गई हैं, और सबसे बड़ी हिदायत इन्होंने दी गई है कि चारों सूबों के जो सेक्रेटरी ख़जाना हैं उनको कहा गया है कि वो इस पर रिकवरी करके दें। इस हवाले से जो तनाज़ात हैं बिजली और इनके दरमियान जो चल रहे हैं सार्फिन के दरमियान वो हल किया जाए। रेवेन्यू कमेटियों को एक्टिव कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि आप मकामी स्तर पर जो रिकवरी हैं उनको इंश्योर करने के लिए तहसीलदारों की भी खिदमात लें, क्योंकि तहसीलदारों का इलाकों में बड़ा असर रसूख होता है। उनको इस्तेमाल करने से बिजली के बकायाजात की वसूली के लिए भी काफ़ी हद तक हमें जो है ना कारगर साबित हो सकती है। अब जबकि सर्दियों का मौसम ख़त्म होने के करीब है और गर्मियों का मौसम भी आने वाला है, एक तरफ से हमारे पास देखते हैं कि नादहिंदगान की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, दूसरी तरफ सालकुरा डेट भी 1300 अरब से बढ़ चुका है। अब अगर गर्मियाँ शुरू होती हैं, एक दफ़ा रमज़ान शरीफ भी है वो मई के अवाइल में शुरू होगा और जून में ईद के जो है ना ईद शुरू हो जाएगी, तो देखते हैं अगर ये हालात रहे तो फिर हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी कि सार्फिन को बिजली की फराहमी कर सके। जहाँ पर दूसरे लोग इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी से हमें नाला नज़र आते हैं, तो फिर जब बिजली और गैस के बहरान जब पैदा होंगे मुल्क के अंदर, तो फिर उसमें ज़्यादा ही लोगों के अंदर जो है ना वो गुस्सा आएगा, गम आएगा, और बार बार जब ये कहते हैं कि जनाब मौजूदा हुकूमत पर ये उंगलें उठाई जाती हैं, रिलीफ नहीं देंगे, तो हुकूमत को बारकफ इस इशूज़ पर तवज्जो देनी पड़ेगी। इस हवाले से अपने जिहादी बुनियादी पर, जंगी बुनियादों पर काम करना पड़ेगा और बिजली के बहरान के ख़त्म करने के लिए इक़दाम उठाने पड़ेंगे। पाकिस्तान में दरअसल अगर एक स्टडी की गई है कि पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है, बेसिक चीज़ वो है वो जो इसके ऊपर रिसर्च की कमी है, बेसिक चीज़ यही है कि इन वसाइल को कैसे इस्तेमाल में लाया जाए। लाखों मेगावाट का कैपेसिटी मौजूद है इसमें, जिसमें सिर्फ हम जोर देते रहते हैं कि हमने जो है ना थर्मल के साथ थर्मल के ज़रिए बिजली पैदा करें। थर्मल के अलावा भी काफ़ी वसाइल मौजूद हैं, सस्ती बिजली के वसाइल जहाँ पर मौजूद हैं। पानी के ज़रिए बिजली बनाई जा रही है, उसके साथ साथ शमसी तवानाई हवा के ज़रिए है, कोयला के ज़रिए, और इसके साथ साथ दीगर जो यहाँ पर सबसे अहम चीज़ है जो हमें शहरों में ख़ुसूसन कराची में और दीगर शहरों में नज़र आता है, जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। उनको इस्तेमाल में लाने पर गौर तो किए जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इसी बात की है कि इन पर फ़ौरन अमल दरामद किया जाए, ऐसे मनसूबों पर उनको ग्राउंड पे लाया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर बिजली के बहरान का खात्मा हो। बिजली के बहरान का खात्मा ही पाकिस्तान की खुशहाली से वाबस्ता है, क्योंकि बिजली का बहरान ही ख़त्म होगा तो फिर इंडस्ट्री भी आएगी, यहाँ पर मुल्क के अंदर अंधेरों का खात्मा होगा, उजालों की जो है ना किरण हमें नज़र आएगी। अच्छा जतोई साहब, ये बताइएगा कि 1.5 खरब रुपये के ज़ायद वाजबात है जो वफाकी हुकूमत ने, ये तकसीम कार कंपनियों ने मुख्तलिफ सूबों से वसूल करने हैं। इस सिलसिले के अंदर जो फेडरल एडजस्टर का एक तरीक़ेकार मौजूद है कि वफाकी हुकूमत एट सोर्स डिडक्शन कर सकती है, लेकिन इस ऑप्शन के ऊपर माजी के अंदर भी गौर किया गया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सूबों की ज़िम्मे वाजबात की वसूली के लिए फेडरल एडजस्टर या कोई और तरीक़ाकार लागू करने जा रही है ताकि माजी की ये रकम वसूल की जा सके और आने वाले महीनों के अंदर बिजली की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए फ्यूल का इंतजाम किया जा सके, कंपनियों को अदाइयाँ भी की जा सके? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमेशा तजावीज़ पर तो गौर किया जाता है। देखें, मुल्क के अंदर जितने भी पैसे इकट्ठा होता है, रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उसका 58% से ज़्यादा सूबों के पास चला जाता है। और ये हर दफ़ा गौर किया जाता है कि जब NFC अवार्ड होता है उसमें यह भी तय किया जाए कि अगर सूबे ताउनी कर रहे तो फिर उनके जो ये हिस्सा बनता, शेयर बनता है NFC अवार्ड में, उससे ये रकम काट ली जाए। लेकिन इस पर अमल दरामद इसलिए नहीं हो सकता कि वो नाराज़ होते हैं सूबे के, आपने हमारे पैसे पकाड़ लिए, सूबे हमें पैसा नहीं दे रहा। अब देखिए बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है कि वो सबसे छोटा सूबा है, वहाँ
वहाँ से रेवेन्यू भी कम आता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा हमें नादहिंदगान के लिस्ट में नज़र आ रहा है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बिजली के बाकायदा कोई तरीक़ाकार नहीं है कलेक्शन के हवाले से। वहाँ पर एरियाज़ भी मुख्तलिफ बनाए गए, कोई ए एरियाज़ है, कोई बी एरियाज़ कबायली इलाकों में शुमार होते हैं, वहाँ पर रिकवरी करना ही मुश्किल काम है। तो जब हम इन सेटल एरियाज़ को और ए और बी के कंसेप्ट को भी ख़त्म करना पड़ेगा, जिधर भी कौमी जो है ना वो इस्तेमाल हो रही है, तो उसकी रिकवरी के लिए इक़दाम बार के करने होंगे। अगर मुल्क को आगे ले जाना है तो फिर हमें चाहिए कि हमें तमाम पाकिस्तान के शहरियों को यकजा तरीके से एक नज़र से देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर एक सूबा ये कहता है कि भाई हमारी सब्सिडी रहती है इसलिए हम काट रहे हैं। भाई अगर सब्सिडी रहती है तो सूबा और हुकूमतों के दरमियान जो मामला है, आवाम को ये हक़ नहीं है, सार्फिन को नहीं है कि वो डायरेक्ट ही कुंडे लगा दें और पाकिस्तान के जो रेवेन्यू है उसको नुकसान पहुँचाते रहें। हमें बर के एज शहरी पाकिस्तानियों को भी ये एहसास करना होगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, मसाइल से निकालना है, तो उनको भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और मेन वजह है, एक तो ट्रांसमिशन लाइन की भी कमी हमें नज़र आ रही है कि अगर ट्रांसमिशन लाइन हम इसमें ज़्यादा और बिजली डालते हैं, ट्रांसमिशन लाइन का भी एक इशू सामने आ जाता है कि एक ही ग्रेड लाइन नंबर नेशनल लाइन नजर आते हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि अगर हम बिजली की पैदावार करते हैं उसकी चोरी के तदारों के हवाले से भी ऐसे टैक्टिक्स यूज़ करें जैसे ऐसा नौबती ना आए कि बिजली चोरी हो सके, उसकी जो है ना रिकवरी मुश्किल हो सके। जैसे कि एडवांस जो बिजली के हवाले से एक एसको भी ने भी एक प्लान बनाया था कि कार्ड मुतारिफ़ कराए जाएंगे, जैसे प्रीपेड कार्ड लोग पहले वो ले लें ताकि वो इस्तेमाल करें, जो भी वो कार्ड ख़त्म होते हैं उसके बाद नया कार्ड ले लें। इस तरह के इक़दाम करने होंगे तो फिर इस तरह के तदारक किया जा सकता है जैसा मामला का। ऐसे इक़दाम भी नागुज़ूर हैं अज़हर जितोई साहब। लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें सुबह से वसूलियों की बात करें तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और उसके साथ साथ अगर न सिर्फ KP के यहाँ से तो वजारत ख़जाना असद उमर साहब जो वाजबात हैं बिजली के हवाले से वो वसूल कर सकते हैं। बलूचिस्तान के माली हालात बेहतर नहीं है, आप उन्हें एक टाइम पीरियड एक टाइम लाइन दे सकते हैं, लेकिन इन तीनों सूबों से तो ये अरबों रुपए के वाजबात की वसूली मुमकिन है। तो अब फिर किस बात की देर है, अब कौन सी रुकावट है जिसकी वजह से ये वाजबात वसूल नहीं किए जा रहे? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि इन वाजबात को वहाँ से वसूल होना चाहिए। अगर हुकूमत अपनी नेक नामी करती है, लोगों की नज़र में अच्छा लगती है। हम देखते हैं एक तरफ से तो ये प्रेशर डाला जा रहा है लोगों के ऊपर टैक्स जमा करें, और एक तरफ से ये एक मैसेज भी दिया जाए लोगों को। दूसरी तरफ से ये भी मैसेज जाना चाहिए कि जो भी नादहिंदा हैं, जो बिजली चोरी हो रही है, जो भी इस मजमूम धंधे में मुलविस लोग हैं, उनके खिलाफ तदारक होना चाहिए और ठोस इक़दाम भी हमें नज़र आने चाहिए। इस वक्त हम जो ही देखते हैं जितनी भी सूरत हाल मीटिंग्स हमें नज़र आती हैं उसमें ज़्यादातर अमन व अमान के हवाले से ज़्यादातर मैसेज आ रहे होते हैं हुकूमतों के दरमियान। खुद वज़ीर-ए-आज़म साहब भी जाकर पंजाब में कल भी उन्होंने मीटिंग की है वहाँ पर, तो ज़्यादातर तवज्जो उस तरफ दी जा रही है। लेकिन अगर मुल्क के अंदर लोड शेडिंग का पावर के मसाइल जारी रहे तो फिर यही अवाम हम देखते हैं कि गर्मी में जब बिजली नहीं होती तो वो सड़कों पर आ जाते हैं, फिर अमन मान के मसाइल पे मज़ीद तेज़ी आ जाती है। इसलिए अब ठोस इक़दाम की तरफ जाना चाहिए और नए बजट के आने से पहले ये इशूज़ को जो है डिलीवर करना पड़ेगा। जी जितोई साहब, आपने बहुत डिटेल में बताया। मसला ये भी है कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे वापडा या फिर जो कलेक्शन कंपनीज़ हैं उनकी रिट ही नहीं है, रसाई ही नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर मामलात पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। भट्टी साहब, आपकी तरफ आऊँगा, दो बातें आपसे जानना चाहूँगा। एक तो वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब ने कहा था ये गैस और बिजली जो महंगी हो रही है अवाम जो गरीब लोग हैं उनके लिए नहीं हो रही है, उन पर असर नहीं पड़ेगा। और अब जो गैस के बिल आए हैं उनको देखकर क्या लगता है, ये प्रेडिक्शन हमने पिछले महीने कर दी थी अपने प्रोग्राम में। आपकी आज की स्टोरी ये बता रही है कि पेट्रोलियम डिवीज़न को गुमराह किया गया। दूसरी बात ये बता दें कि ये गुमराह कैसे किया गया है? फैसल, मामला ये कि 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया था और गैस की कीमतों में इजाफे का ये नोटिफिकेशन बहुत एक डिटेल स्टडी के बाद, डेलिब्रेशन के बाद जारी किया गया था। चूँकि 3 मरतबा ये समरी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में असद उमर साहब के सरबराही में होने वाले इजलास में पेश की गई थी। उन्होंने इसका भरपूर तरीके से जायज़ा लिया था। उसके बाद वफाकी कबीना में ये मामला पेश हुआ और वफाकी कबीना से मंजूरी मिलने के बाद ओगरा को ये एडवाइस अरसाल की गई थी कि आप गैस के ये निर्ख नोटिफाई कर दीजिए। और उसके बाद
वफाकी वजीर पेट्रोलियम डिवीज़न सरवर खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने भी एक शीट पढ़कर सुनाई थी कि ये रेट्स हैं, हमने गरीब के ऊपर कोई इजाफा नहीं किया, गरीब लोगों के लिए कोई परेशानी की बात नहीं है और ये इजाफा नागुज़ीर था चूँकि गुज़श्ता कई सालों से गैस की कीमत नहीं बढ़ाई गई। 28 सितंबर को अपने प्रोग्राम में हमने ये मामला टेकअप किया था कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये गैस टैरिफ के जो 7 स्लैब्स बनाए गए हैं ये बहुत गलत तरीके से बनाए गए हैं। मौसम सरमा के अंदर जब गैस की खपत बढ़ेगी, गैस की तलब बढ़ेगी तो घरेलू सार्फिन को इतने भारी बिलों का सामना करना पड़ेगा कि उनकी सकत नहीं होगी कि वो ये बिल अदा कर सकें। 28 सितंबर के प्रोग्राम में हमने ये मामला हाईलाइट किया था, लेकिन ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। सिंपल सी बात थी कि आपने 7 स्लैब्स बना दिए थे और आपने सार्फिन को पाबंद कर दिया था, गैस कंपनियों को पाबंद कर दिया था कि आपका जिस स्लैब के अंदर आप फॉल करेंगे उस स्लैब का रेट आपके ऊपर लागू होगा। मसला क्या था? मसला ये था कि जो गैस के टैरिफ के स्लैब्स को बढ़ाया गया था 27 सितंबर से। अगर हम बात करें जो पहले इब्तदाई 3 स्लैब थे जिसके अंदर 50 क्यूबिक मीटर से लेकर 300 क्यूबिक मीटर माहाना इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के, उनका टैरिफ मामूली सा उसके अंदर रद्दोबदल किया गया था। वो 121 रुपए से लेकर 264 रुपए के दरमियान रखा गया था। अगर उसके बाद हम बात करें जो 400 क्यूबिक मीटर महाना इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन थे, उनके लिए गैस का जो टैरिफ था, जो पुराना टैरिफ स्लैब था वो 600 रुपये फी MMBTU है, उसको बढ़ाकर 788 रुपये फी MMBTU कर दिया गया। उसके बाद मौसम सरमा के अंदर ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर घरेलू सार्फिन की कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनकी एवरेज ऐसे घरेलू सार्फिन की कंजप्शन 500 क्यूबिक मीटर या मंथली से तजावुज़ कर जाती है। तो इस स्लैब का रेट 1460 रुपये कर दिया था, यानी कि जिस कैटेगरी का रेट पहले मैक्सिमम 600 रुपये फी MMBTU था, उस रेट को बढ़ाकर 1460 रुपये फी MMBTU कर दिया गया था। ये वो सबसे बड़ा गलत फैसला था, ये वो सबसे बड़ा गलत इकदाम था जिसकी वजह से ये वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर घरेलू सार्फिन को भारी बिल अदा करना पड़ेंगे। जो सार्फिन, चूंकि इसके नतीजे में 143% इजाफा हुआ था, ऐसे सार्फिन जिनका पहले बिल सर्दियों में 7 से 8 हज़ार रुपये आता था मैक्सिमम, उनको 25 से 30 हज़ार का सामना करना पड़ा। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे घरेलू सार्फिन भी थे जो मौसम सरमा के अंदर जब बिजली की लोड शेडिंग होती है तो वो जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने घर को उसका हीटर का इस्तेमाल बढ़ जाता है, उसके साथ गीज़र का इस्तेमाल बढ़ता है। तो कुछ ऐसे घरेलू सार्फिन भी सामने आए हैं जिनका पहले बिल 20 से 25 हज़ार रुपये मैक्सिमम आया करता था, इस मरतबा उन्हें 50 से 60 हज़ार रुपये बिल बर्दाश्त करना पड़ा है। चूंकि जो एक टेक्निकल स्टैंडर्ड था उस नॉर्दर्न गैस कंपनी का कि आपने एक मखसूस शरह से ज़्यादा आप गैस प्रेशर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन गैस के रेगुलेटर्स के साथ सार्फिन अपनी ज़रूरत के पेश नज़र गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं, जिसके नतीजे में उन्हें कमर्शियल सार्फिन से भी ज़्यादा रेट अदा करना पड़ा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम देखिए तो गैस कंपनियों के दफातर के अंदर लोगों का एक रश है, वो सरापा एहतजाज हैं, चूँकि इतने ज़्यादा बिल आ चुके हैं कि उन्हें ये बिल अदा करने की उनमें सख्त नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ इस मामले का नोटिस लिया और एक मरतबा फिर उन्होंने कहा कि इस मामले की इंक्वायरी की जाए। किसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए? ये वो रेट्स हैं फैसल जो इक्तसादी राब्ता कमेटी में 3 मरतबा पेश हुए, भरपूर जायजा लिया गया, वफाकी कबीना के सामने पेश हुए और फिर इंप्लीमेंट किए गए। मसला कहां पर है? मसला यहां पर है कि गुज़श्ता 12 साल से फैसल पेट्रोलियम डिवीजन के अंदर कोई एक ऐसा मुस्तकिल अफसर मौजूद नहीं है जो गैस टैरिफ का स्ट्रक्चर बना सके, जो गैस टैरिफ के स्लैब्स को मुतय्यन कर सके। गुज़श्ता 12 सालों से मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनी के अफसरान की डेपुटेशन पर आए हो अफसरान की खिदमात हासिल करके गैस का टैरिफ तैयार करवाया जाता है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि वफाकी सेक्रेटरी हो, एडिशनल सेक्रेटरी हो या दीगर अफसरान हो, उन्हें इस मामले का इल्म नहीं है, उन्हें इस तमाम मामले से दूर रखा जाता है और उसके बाद बाहर से आए लोग ये सारा गैस का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। और इस मरतबा जो गैस का स्ट्रक्चर तैयार किया गया, जो स्लैब का स्ट्रक्चर तैयार किया गया, असूली तौर के ऊपर यह चाहिए था जो आपकी इब्तदाई 3 स्लैब थे, आप मामूली सा मजीद इजाफा उन स्लैब्स के अंदर करते और जो आपका मैक्सिमम स्लैब है 1460 रुपए का, उसको अब 900 रुपए के लगभग रखते। जब तक आखिरी स्लैब को उसकी कीमत कम नहीं की जाती, घरेलू सार्फिन को किसी सूरत रिलीफ नहीं मिल सकता। तो उसके साथ हम पेट्रोलियम डिवीजन की बात करें, पावर डिवीजन की बात करें, कई सालों से वहां पर डेपुटेशनिस्ट बैठकर जो सबसे हाईली
टेक्निकल और हाईली इंपॉर्टेंट जो काम है, जो कि गैस टैरिफ का तयन करना है या बिजली के टैरिफ का तयन करना है, वहां पर डेप्यूटेशनिस्ट बैठकर अपने लैपटॉप के जरिए सारी वर्किंग करते हैं, जिन्हें कुछ इस बात का अंदाजा नहीं कि अगर किसी ने नोटिस लिया तो उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा, क्योंकि जवाबदेह तो और लोग होंगे। लिहाजा इस मामले को प्राइम मिनिस्टर को देखने की जरूरत है, किन लोगों ने गलत स्ट्रक्चर तैयार किया और घरेलू सार्फिन के ऊपर मौसम सरमा में इजाफी स्लैब तैयार करके उनके ऊपर बोझ डाला। गरीबों के लिए जो बिल हैं वो बहुत ज़्यादा आए हैं, एक भरमार है बिलों की, और ये बड़े आजकल यही हॉट टॉपिक है, लोग इसी को डिस्कस कर रहे हैं कि गैस के बिल इतने ज़्यादा क्यों आ गए। ज़हीर अब्बास, आपकी तरफ आते हैं, मुल्तान से आप हमारे साथ मौजूद हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 1 माह का स्पेशल ऑडिट किया गया, आप बता रहे हैं 25 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियों के इंकशाफ हुए हैं। तरीक़ाकार क्या है? ये पैसे अगर आगे पीछे हुए हैं, खुर्द-बुर्द हुई है, तो किस तरीके से हुए? क्या रिवायती तरीके हैं या फिर यहाँ पे कोई नई कारीगरी है? इस दफ़ा जो कारीगरी इख्तियार की गई है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान की तरफ से, वो इनका शोबा बिल्डिंग है। वहाँ पर 45 इमारतें जो है कमर्शियल थी, उनकी फीसों में खुर्द-बुर्द की गई है कि जो सार्फिन हैं, जो कमर्शियल इमारतों के मालकान हैं, उनसे तो फीसें वसूल की गई हैं, लेकिन कौमी खजाने में जमा नहीं करवाई गई। 20 करोड़ की ये रकम बनती है। शोबा बिल्डिंग में जो ऑडिट महकमा ऑडिट ने जो 2 रुकनी ऑडिट टीम थी, उसने जो ये ऑडिट रिपोर्ट तैयार की है, उसमें 20 करोड़ की तो एक शोबे में करप्शन सामने आई। इसी तरह इनका शोबा प्लानिंग है, शोबा इंजीनियरिंग है, वहां पे 4 करोड़ के घपले जो है वो सामने आए हैं। इसी तरह शोबा रेगुलेशन है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, वहां पर 7 लाख की जो है वो मुबैना खुर्द-बुर्द सामने आई है। वो तरीका ये इख्तियार किया गया इसमें कि चौक शहीदा पर एक दुकान थी, उसको खाली प्लाट दायर करके उसके किराए वसूल करके जेबों में भरे गए। इसी तरह शोबा इनका किरायादारी है, वहां पर 5 लाख की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ इस ऑडिट रिपोर्ट में। उसके साथ साथ कमर्शियलाइजेशन की जो फीस है उसकी मद में 38 लाख की खुर्द-बुर्द की है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मुलाजमीन है, जो अफरान है। इसके साथ साथ एक बड़ी दिलचस्प बात यह हुई कि गेस्ट हाउस के नक्शे की मंजूरी के लिए, नवाशहर चौक के पास एक गेस्ट हाउस बन रहा है, उसके नक्शे की मंजूरी के लिए जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान हैं, उन्होंने मालिक से 1 करोड़ रुपया जो है वो तलब किया। 1 करोड़ रुपया उससे लेकर कौमी खजाने में सिर्फ 45 लाख रुपए जमा करवाए गए, जिसमें 55 लाख रुपया जो है वो अफसरान ने अपनी जेबों में भरा। तो ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की के हुक्म पर जो है वो 2 रुकनी ऑडिट टीम आई थी मुल्तान। उन्होंने फील्ड में जाकर भी और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है वहां से भी रिकॉर्ड तहवील में लेकर ऑडिट रिपोर्ट जो वो तैयार की। उस संगीन बेदाब्तियां सामने आई हैं, वो 25 करोड़ से जायद की बेदाब्तियां माली सामने आई हैं, जिस पर मेयर जो इतनी बड़े पैमाने पर जब मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है, खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ है, तो मेयर मुल्तान जो नवीदुल्लाह कराई हैं वो भी एक्शन में आए। उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी जो वो इस सारे मामले की छानबीन करेगी और जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अच्छा ज़हीर अब्बास, ये बताइएगा कि सिर्फ 1 माह के दौरान 25 करोड़ रुपए की करप्शन एक शोबे, मुल्तान के एक शोबे के अंदर ऑडिट जनरल की टीम ने अपना काम तो मुकम्मल कर दिया। अब दोबारा से इंक्वायरी करवाने की क्या जरूरत पेश है? क्या उस ऑडिट रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अगला लाएहमल, अगला कदम क्यों नहीं उठाया गया? जी भट्ट साहब, जिस तरह आपको पता है कि हमारे यहाँ जब भी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑडिट किया जाता है तो उनकी सिफारिशात पे जो है कम ही अमल देखने में आता है। मुल्तान के जितने सरकारी महकमे, अक्सर सरकारी महकमे में गाय बगाए हम खबरें ब्रेक करते रहते हैं कि करोड़ों रुपए की जो है वो माली बेदाब्तियों का इंकशाफ हो गया। ऑडिट टीम ने सिफारिशात कर दी कि इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए, जो हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई जाए, लेकिन आज तक ना रिकवरी देखने में आती, ना ही किसी किस्म की कार्रवाई देखने में आती है। और ये भी एक वजह हो सकती है कि उस तमाम तर सिफारिशात को नजरअंदाज करने के लिए मेयर मुल्तान की तरफ से एफिशिएंसी का मुजाहरा किया जा रहा हो, एक कमेटी तश्कील देकर इस मामले को ठप करने की भी हो सकता है कोशिश की जा रही हो। लेकिन चाहिए तो यही था कि जो सिफारिशात थी उनकी रोशनी में जितनी भी माली बेदाब्तियों का इंकशाफ हुआ है, जिन जिन शोबा जात में ये इंकशाफ हुआ है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, वहां पर रिकवरियां की जाती और जो जिम्मेदार मुलाजमीन थे या जिम्मेदार जो अफसरान थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती, ताकि इतना दोबारा जो है कौमी खजाने को इतना ज्यादा नुकसान ना पहुंचाया जाता। लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आए रोज इस तरह के वाकया सामने आते हैं कि कमर्शियल फीसें जो है वो जेबों में डाल ली जाती है, कौमी खजाने में जमा नहीं करवाई जाती। इसी तरह गैर कानूनी नक्शे जो है वो मंजूर करवाए जाते हैं, उनकी मद में करोड़ों रुपए जो है वसूल तो किए जाते, कौमी खजाने में जमा नहीं करवाए जाते। ठीक ज़हीर अब्बास, आपने हमें अपडेट किया।
और गैर मुल्की कर्ज पर सूद और एक साथ की अदायगी का हजम आप बता रहे हैं 2000 अरब रुपए हो गया है। मजीद इसकी क्या डिटेल्स हैं? जी, हुकूमत ने अभी 4-5 दिन पहले एक बॉन्ड जारी किया है गैर मुल्कियों के लिए, गैर मुल्की पाकिस्तानियों के लिए। उन पाकिस्तानियों को उन्होंने जो शरह सूद दी है वो है 5.5 रुपए और 5.25 रुपए। ये जो शरह सूद है और ये जो रकम है जो कि उनसे लेनी है इस बॉन्ड पर, उसका ऐलान खुल्लम खुल्ला कर दिया गया है। लेकिन माजी में इस हुकूमत के आने से पहले तक बहुत सारे कर्जे पाकिस्तान को बैंक टू बैंक ट्रांसफर हुए जिनको अवाम को बताया ही नहीं गया। उन कर्जों की वजह से जो बोझ बढ़ रहा था उसका भी अवाम को पता नहीं चला। इस दौरान मासूलात जो हैं वो बढ़ रही थी, तो लोग समझ रहे थे कि मासूलात चूंकि बढ़ रही हैं लिहाजा कर्जे जो हैं अदा करना आसान होगा, लेकिन यह सूरत हाल नहीं थी। हुआ क्या कि जब मासूलात नहीं बढ़ी अभी पिछले 6 माह में, तो सरकारी कंपनियों, बैंकों और मालियाती अदारों के जो मासूलात हैं, टैक्स की मासूलात और ये दोनों मासूलात, ये ना बढ़ सकी। उन कंपनियों के कर्जे भी बढ़ते गए। एक तरफ वो अदा करने थे, एक तरफ बाहर से कर्जे जो थे आए वो अदा करने थे। उल्टा इतने अखराजात बढ़ गए कि इन अखराजात को पूरा करने के लिए मजीद कर्जे ले लिए गए। गुज़श्ता हुकूमत ने ये जो कर्जों का बजट था ये 2017-18 का वो 838 अरब रुपए रखा गया था, लेकिन 1230 अरब रुपए के कर्जे ले लिए गए, यानी कि 312 अरब रुपए के कर्जे ज्यादा ले लिए गए। जब सूरत हाल यहां से बिगड़ना शुरू हुई तो 2018-19 के जो बजट है जो अभी चल रहा है ये इसका बैलेंस आउट हो गया। अब क्या सूरत हाल है कि मुल्की और गैर मुल्की कर्जों पे जो कर्जे जो हैं और उन पे सूद जो है उस वो 2000 अरब रुपए का हो गया। ये समझिए कि पाकिस्तान अगर 4000 अरब रुपए के टैक्स मासूलात इकट्ठे करता है तो आधे तो इसमें चले जाएंगे। अब कर्ज जो है इसकी जो अदायगियां हैं इसकी रिपोर्ट जारी कर दी है वजारत खजाना ने, जिसका नाम है फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 193 पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां हैं वो खसारे में हैं, उसके पैसे पे किए जा रहे हैं, लिहाजा कर्जे लिए जा रहे हैं। अब इन कर्जों का जो बोझ है वो 1481 अरब रुपए का हो गया है। इसके अलावा जो खुराक के लिए हुकूमत कर्जा ले रही है वो भी इतना बढ़ गया है कि अब नॉन टैक्स आमदन जो है वो भी कम हो गई है और टैक्स वसूलियां जो हैं वो भी कम हो गई हैं, और 808 अरब रुपए का मजीद कर्जा ले लिया गया है खुराक कमोडिटी सर्कुलर डेट जिसे कहते हैं। अब जो 1400 अरब रुपए जो तवानाई का डेट है जी ठीक होती साहब, मिला ले तो ये 2200 आपने बताया कि मजीद कर्ज जो हैं वो लिए जा रहे हैं और हुकूमत के लिए मजीद मसाइल बढ़ रहे हैं। भट्टी साहब आपकी तरफ भी आएंगे। होती साहब आप बात जारी रखिएगा। आप बता रहे थे कि कमोडिटी ऑपरेशंस को जारी रखने के लिए मजीद कर्ज लिया गया है। जी, अब तीन एरियाज हैं। एक तरफ कर्जे वापस करने हैं, दूसरी तरफ सूद वापस करना है, तीसरी तरफ 2200 अरब रुपए का यह कर्जा वापस करना है जो कि बिजली, तवानाई और खुराक का है। 2200 अगर अब यह करना है और 2000 अरब रुपए जो आप पे कर्जा चढ़ चुका है और सूद चढ़ चुका है तो यह 4200 अरब रुपए का है, और आपका टोटल जो टैक्स आमदन है साल की वो 4000 अरब से रुपए से तकरीबन कोई 200 अरब रुपए ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जी ठीक। होती साहब प्रोग्राम खत्म हो गया बहुत शुक्रिया। होती सोहेल इकबाल भट्टी, अजहर जतोई, जहीर अब्बास, वहीद राजपर, आप सबका हमारे साथ मौजूद थे। फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए।